मैं भी डिस्कशन को सुनता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी इसको जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसको एक ई परमिट पे ले गई हैं और सारा इसको सिस्टमेटिक कर दिया है। यानी कि अगर मैं बेस्ट वे सीमेंट की बात करूँ तो वो इसको ई सी उस पे ले गए हैं, यानी मैं उसका खुद हिस्सा था। अब वहाँ पे ये होता है कि एक मेन वर्क परमिट सेंट्रल कंट्रोल रूम से इशू हो जाता है। फिर वो मेन वर्क परमिट लेके सिस्टम में उनका अपना एक ईआरपी सिस्टम है, एम्प्लॉय रिसोर्स पोर्टल है, उस पे वो जाके उसको एंटर करते हैं। एंटर करके जिस जिस एक्टिविटी पे वो टिक करते जाते हैं, चेक लगाते जाते हैं, तो वो शिफ्ट अगली शिफ्ट, यानी कल उन्होंने काम परफॉर्म करना है तो आज वो ये सारे काम कर देंगे। खुद ब खुद सबको ईमेल पे, इलेक्ट्रिकल उसमें इन्वॉल्व है तो उनको एक नोटिफिकेशन चला जाता है सिस्टम पे। और इस तरह सारे लोगों को जो कंसर्न पार्टीज हैं जितनी भी या एलिमेंट्स हैं उस परमिट में जो इन्वॉल्व हैं सबको एक एक नोटिफिकेशन चला जाता है। और वो फिर अपने काम करके वापस से उसको क्लिक करते हैं तो उनके पास ना एक परफॉर्मा उनका निकल आता है। फिर वो उसका एक प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट लेके अपने पास रख लेते हैं, और जो इश्यूअर होता है फिर वो उसको वो प्रिंट सबमिट करवा देते हैं। और वो सारे प्रिंट्स जब सबमिट करवा देते हैं देन वो फिर इशू करता है परमिट को। तो साइट पे पेट्रोलमैन्स होते हैं, वो उनको वायरलेस कर देता है कि यार ये चीज़ें देखो, ओके हैं, लोकल स्विचेस से ऑपरेट करके इक्विपमेंट्स को चेक कर लो, प्रॉपरली आइसोलेट हो गई हैं, तो क्रॉस चेक भी कर लेता है और देन फिर परमिट इशू कर देता है। क्योंकि शिफ्ट इंजीनियर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो वो फिर उन वो सारे सिस्टम को उन्होंने ई परमिट पे कन्वर्ट कर दिया है। क्वार्ट सीमेंट भी अभी इसी तरफ जा रहा है। यानी उस ट्रायल बेसिस पे जितने भी हमारे वर्क ऑर्डर्स बनते हैं प्लांट पे, जितने भी हमारे काम करने के लिए वहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप वर्क ऑर्डर बनाएं अपने। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, तो ओरेकल में वर्क ऑर्डर्स बनते हैं तो वहाँ पे एक है कि इस काम के लिए आइदर दिस वर्क रिक्वायर्ड वर्क परमिट। तो जो ही वो यस करेगा तो फिर क्या क्या काम आपने करने हैं वो उसमें आ जाएंगे, वो आप उन पे क्लिक करेंगे। फिर उन पे क्लिक करेंगे तो वो परमिट्स खुद ब खुद निकल आएंगे और वो खुद ब खुद वहाँ से प्रिंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और फिर सारे डिपार्टमेंट को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है सारे प्रोसेस को, ई सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं फिजिकली जाके चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर सिस्टम पे बैठ के मैं कहता हूँ कि मैंने इक्विपमेंट को आइसोलेट कर दिया है कम्प्लीटली, तो वो एनफ नहीं है। यानी मुझे फील्ड में जाके लोकल स्विचेस से ऑपरेट करना पड़ेगा उस इक्विपमेंट को, ये चेक करने के लिए कि आइदर दे आइसोलेटेड और नॉट। तो मैं लोकल स्विचेस से जाके इक्विपमेंट को ऑपरेट करूंगा और देखूंगा कोई रेजिडुअल एनर्जी तो नहीं है इस इक्विपमेंट में, या ऐसा तो नहीं है कि जस्ट इन्होंने सिस्टम में इसको चेक मार्क कर दिया है कि हाँ जी हम लोटो हमने कर दिया है, हमने ये सारे काम कर दिए और प्रैक्टिकली वहां पे हो ही नहीं। लेकिन एक बंदा जब लोटो का परमिट उठा के खुद जाता है सब स्टेशन में और अपनी कस्टडी में ट्रॉली को आउट करता है, लॉक लगवाता है, टैग लगवाता है, तो वो जो चीज़ होती है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन होप्स हो, अब बाहर मुल्कों में तो सारा ई सिस्टम पे सिस्टम कन्वर्ट हो गया, हम भी मूव कर जाएंगे। इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पे होती है। अब इस सिस्टम की जो जी सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि परमिट के फ्लो को आ, बयान करती है, उसको हम एक दफ़ा देखते हैं और फिर आई थिंक सो कि ये हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले जी क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइज़र था उसने कहा कि जी मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ जगह पे हमें ये काम करने की ज़रूरत है, हमारे प्रोसेस में कोई फॉल्ट आ गया तो उस सूरत में भी काम होता है। और ये जो नए प्रोजेक्ट होते हैं उनके तो ज़ाहिर बात है टाइम लाइन्स होती हैं, उन्होंने रीइंफोर्समेंट करनी होती है, फिर देन कंक्रीट का काम करना होता है, देन फिर क्यूरिंग करनी होती है, क्यूरिंग करने के बाद फिनिशिंग करनी होती है, देन वाटर प्रूफिंग करनी होती है, तो वो एक फ़्लो चल रहा होता है। उन्होंने ना अपनी एक कैलेंडर बनाया हुआ होता है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का, तो वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। तो हर एक्टिविटी के हिसाब से वो देखते हैं कि परमिट की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर था, उसने कहा कि मुझे परमिट की ज़रूरत है। उसने कहा कि परमिट रिसीवर को, अपनी टीम के परमिट रिसीवर को कि यार आप परमिट बना लो। तो परमिट रिसीवर ने क्या किया कि सारा परमिट को अकॉर्डिंगली रेडी किया, उसके साथ रिस्क असेसमेंट अटैच की, उसके साथ जीएस अटैच किया, उसके साथ मेथड स्टेटमेंट अटैच की, अपनी टीम की अटेंडेंस शीट लगाई कि यार इन लोगों को मैंने ये मेथड स्टेटमेंट, ये रिस्क असेसमेंट सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर दी हैं। अच्छा, मैं जिस लास्ट प्रोजेक्ट में था वहाँ पे मेथड स्टेटमेंट नहीं होती थी, वहाँ पे सेफ वर्किंग मेथड स्टेटमेंट होती थी, उसे स्विम्स हम कहते थे, SWMS, स्विम। हम कहते थे स्विम अटैच कर दें, यानी मेथड स्टेटमेंट और उसके अंदर ही रिस्क आइडेंटिफाई हुए हुए हों और उस पर कंट्रोल्स लगी हुई हों और पूरी टीम को कम्युनिकेट किए हुए हों, एंड में अटेंडेंस शीट हो, तो फिर वो बन जाती थी सेफ वर्किंग मेथड स्टेटमेंट।
तो बस एक स्विम हम लगा देते थे, वो हम समझते थे एनफ होता है परमिट के साथ। यानी एक किस्म का JSA भी है, क्योंकि उसी मेथड स्टेटमेंट के हवाले से जो जो रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, कंट्रोल लगी हुई हैं और परमिट के साथ अटैच है, तो हम कहते थे इसके साथ स्विम अटैच कर दो, ताकि बहुत ज़्यादा जंक ना हो, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ना हो, इजी टू यूज़र फ्रेंडली हो। तो अब परमिट रिसीवर ने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली, डॉक्यूमेंट लगा ली, और फिर सीधा चला गया परमिट कोऑर्डिनेटर के पास। उसने स्क्रूटनी की, उनको चेक किया, मेथड स्टेटमेंट ठीक है, अपडेटेड है, यानी अगर JSA लगा रहा है तो वो फ्रेश है, उसके साथ अटेंडेंस शीट लगी हुई है, अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उनकी थर्ड पार्टी वैलिड है तो वो सब ओके कर देगा। ओके करने के बाद कहेगा ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, और अपने सिस्टम में नोट कर लेगा कि कल इसने ये काम परफॉर्म करना है। देन फिर ईश्वर के पास चला जाएगा। ईश्वर उस काम को साइट पे जाके अथराइज करेगा, देखेगा कि काम, ये जो भी कंट्रोल्स परमिट के ऊपर लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली हैं, तो वो काम को अथराइज कर देगा। फिर काम शुरू हो जाएगा, कैरी आउट द वर्क, फिर काम शुरू हो जाएगा, और फिर काम शुरू होने के बाद हम काम को ख़त्म करेंगे। काम को ख़त्म करने के बाद रिसीवर परमिट को साइन ऑफ करके दोबारा ईश्वर के पास लेके जाएगा। ईश्वर दोबारा साइट पे जाएगा और देखेगा कोई रेजिडुअल रिस्क तो नहीं बचे। अगर रेजिडुअल रिस्क नहीं है, सब कुछ ओके है, कोई स्मोल्डरिंग नहीं है, इक्विपमेंट सेफ कंडीशन में है, साइट अब सेफ है, तो फिजिकली वेरीफाई करने के बाद ईश्वर एट स्पॉट परमिट को क्लोज कर देगा। और फिर जब परमिट को क्लोज कर देगा तो कोऑर्डिनेटर ऑफिस में आएगा, अपने वो दो परमिट, वाइट और ग्रीन, वाइट और येलो और ग्रीन, कोऑर्डिनेटर का उठाएगा, उन तीनों को स्टेपल करेगा और कोऑर्डिनेटर के सामने साइन करेगा और कहेगा ये परमिट मैं क्लोज कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेटर अपने सिस्टम में उस सारे प्रोसेस को अपडेट कर देगा कि ये परमिट फला दिन ओपन हुआ था, फला टाइम क्लोज हो गया है, इतने बज के इतने मिनट पे क्लोज हुआ है, इतने बज के इतने मिनट पे ओपन हुआ था, और सेफली ये क्या एक्टिविटी हमने क्लोज कर दिया। अगर रिवैलिडेशन होती है, परमिट को काम खत्म होने काम खत्म नहीं हुआ और इसको रीवैलिडेट करने की जरूरत है, तो फिर वो ईश्वर के पास रिसीवर लेके जाएगा और फिर काम को खत्म करेंगे, और फिर वही फ्लो चलेगा और परमिट क्लोज हो जाएगा। तो रीवैलिडेशन फिर ईश्वर से ही करवाएगा। तो ये एक फ्लो है जी, इसकी मैं शेयर कर दूंगा आज आपके साथ प्रेजेंटेशन भी। समरी की अगर हम बात करें, द परमिट टू वर्क इज डिजाइंड टू प्रोवाइड ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू वर्क आइडेंटिफाइड बाय वर्च्यू ऑफ perceived रिस्क। काम करने से पहले हम कुछ रिस्क प्रिसीव कर लेते हैं, उन रिस्क को मिनिमाइज करते हैं हम थ्रू परमिट टू वर्क सिस्टम। और बेसिकली ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, ये ही हम डिवेलप कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम एक लाइन में मेंशन कर देते हैं, डिवेलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिकमेंडेशन में लिखा होता है। तो डिवेलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब ये है कि परमिट टू वर्क सिस्टम को आप सही मानों में इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। जब आप करेंगे तो आपसे वो इंजीनियरिंग कंट्रोल भी करवाएगा, PPE कंप्लायंस भी करवाएगा, एनर्जी आइसोलेशन भी करवाएगा, आपको बाकी सारे कंट्रोल्स की तरफ वो लेके जाएगा। और वो रिस्क जो हम प्रिसीव कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, उनको हमें वो कंट्रोल करता है थ्रू परमिट वर्क सिस्टम। दिस शेल बी अप्लाइड टू ए कंट्रैक्टर कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन प्रोजेक्ट। ये हमारे पास जितनी भी कंट्रैक्टर कंट्रोल्ड एक्टिविटीज होती हैं, ये उन पे भी अप्लाई हो जाता है परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्टिविटीज अदर देन दोज mentioned in the procedure will be re-evaluated, especially for potential hazard activities where an extra degree of work control is felt to be appropriate। परमिट जो होता है वो एक्टिविटीज़ के लिए की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और उन उन वो जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे होते हैं उनके प्रोसीजर्स को री एवेल्युएट भी करता है, और देखता है कि कौन से पोटेंशियल हैजर्ड इसके अंदर मौजूद हैं और किस डिग्री तक वो इस काम को अफेक्ट करते हैं, और फिर परमिट उनको कंट्रोल करता है। इसका मकसद यही होता है। तो ये हमारा परमिट टू वर्क सिस्टम की एक सेशन था जी। एज प्रॉमिस्ड मैंने कोशिश की है अपना बेस्ट डिलीवर करूं आपके साथ जो जो मुझे नॉलेज था। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बंदा परमिट टू वर्क सिस्टम का सर्टिफिकेट प्रोसेस करवाना चाहता है, तो हाई क्यूएल की सर्टिफिकेशन हम ऑफर करते हैं। उसमें यह है कि आप परमिट रिसीवर, परमिट इश्यूर, परमिट कोऑर्डिनेटर के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। बाकी ये है कि हाई क्वेल ब्रिटिश हाई कमीशन इसको अप्रूव करता है, ब्रिटिश कौंसल से ये टेस्ट आप करवा सकते हैं, अम्बेसी से आप टेस्ट करवा सकते हैं, और यानी एक्सेप्टेबल वेरीफाइएबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यानी 200 सर्टिफिकेट्स पर डे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं पेशावर में,
और इसी तरह अटक में भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। और कोई बंदा कहे कि कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, लेकिन इट्स अप टू यू। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, हाईक्वेल की ट्रेनिंग है, तो ज़रूरी था कि ये मैं आपको बताऊं। CPD वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट वेरीफाइड है ये, और ब्रिटिश हाई कमीशन से अप्रूव्ड है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर सर्टिफिकेशन, मोस्ट वेलकम। नहीं तो बहुत मज़ा आया है, बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई है, बहुत कुछ आपसे मुझे सीखने को मिला है, वैल्यूएबल डिस्कशन हुई है। तो होप सो इसी तरह के ट्रेनिंग सेशंस हम इन फ्यूचर भी कंडक्ट करते रहेंगे, और इसी तरह गेट टुगेदर रहेगा, सीखने का मौका मिलेगा। इसकी स्लाइड्स मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, शेयर भी कर दूंगा, और आप ज़रूर उनको एक्सेस करें। किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ। सम टाइम बिजी स्केड्यूल होता है, नहीं रिप्लाई कर सकता, तो उसके लिए माजरत, लेकिन ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत शुक्रिया। सबको 14 अगस्त भी मुबारक हो, आज इंडिपेंडेंस डे भी है। सर एक मुबारक, बहुत क्वेश्चन है। शुक्रिया। सर एक चीज है, जी जी। ये जो ई ई परमानेंट होता है सर, ये जो होता है, इसमें तो सारी अप्रोच होती है, ये इंटरडिपेंडेंट अप्रोच होती है, क्योंकि हर बंदा अपना अपना काम इसमें अपनी अपनी पुटिंग कर रहा होता है, इन्वॉल्वमेंट पुटिंग कर रहा होता है ना। जी एग्जैक्टली, परमिट टू वर्क सिस्टम है ही इंटरडिपेंडेंट कल्चर है। यानी परमिट टू वर्क सिस्टम तो पहले दिन से ही मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेसिकली हमें इंटरडिपेंडेंट कल्चर की तरफ लेके जाता है, चाहे वो ई है या हम फिजिकली परमिट्स को खुद मेंटेन कर रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट। तो है तो बिल्कुल यही है, बस इसमें ये है कि ट्रेनिंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर है। जब ई परमिट पे आप जाएं तो आपके लोग ट्रेंड हों, वो इसको बाईपास ना करें, क्योंकि ई सिस्टम जो होता है उसको बाईपास करना कंपैरेटिवली इजी इसलिए हो जाता है कि आप फिजिकली वेरीफाई सम टाइम नहीं करते हैं, सम टाइम नहीं करते हैं। तो हमें फिर उसको फिजिकली वेरीफाई भी करना चाहिए, यानी उसको सिस्टम तक महदूद नहीं कर देना चाहिए। आपका नोटिफिकेशन गया, आपने एक इक्विपमेंट पे, आप मैकेनिकल टीम में आपने काम परफॉर्म करना है, आपका नोटिफिकेशन गया ग्रिड स्टेशन में, लोटो परफॉर्म करें। वो सारा फॉर्म फिल करके सिस्टम में और ओके कर देते हैं, और एक्चुअल में फिजिकली लोटो अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो एक्सीडेंट तो अकर हो जाएगा, हाँ, बाद में पता भी चल जाएगा कहाँ पे सिस्टम फेलियर था, लेकिन एक्सीडेंट अकर हो जाएगा। तो जब फिजिकली बंदा फॉर्म लेके खुद ग्रिड स्टेशन में जाएगा, मैकेनिकल टीम का बंदा जो रिसीवर है जिसने काम परफॉर्म करना है, वो अपनी आंखों के सामने जब लोटो करवाएगा, अपना लॉक भी लगाएगा, तो उसकी सर वर्क इसमें ये जरा है कि कंपैरेटिवली जब, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। यस सर, सर इसमें ये होता है कि जब भी जैसे रिफाइनरीज में है, उसमें ये होता है कि जो ऑपरेशंस में होते हैं ना, जो उनका जो रूम होता है, वो मैकेनिकल वाले को भी बुलवाते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले को भी बुलवाते हैं, इनकेस अगर जी ये दोनों इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों को बुलवा के उन दोनों से सिग्नेचर लेके उनको अपने साथ लेके जाके ये लोटो परफॉर्म करवाते हैं। जी, ये बहुत अच्छा है, यही मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम बाईपास ना हो, तो ई सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर वो इलेक्ट्रिकल वाला भी अगर नहीं आएगा ना, तो वो काम करना ही नहीं देते, वो उस परमिट को रिसीव करते ही नहीं है, वो इशू साइन लेते ही मैकेनिकल वालों से भी जो है ना, साइन नहीं लेते, कहते हैं दोनों आप ऑन द स्पॉट दोनों अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रिकल और अ, मैकेनिकल वाला अ, पर्सन, तब जाके आपका जी ये काम बहुत, प्रोसीजर आगे ये फॉलो होगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इफेक्टिवनेस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर लोग ट्रेंड हैं, लोग इसको प्रॉपरली ले काम कर रहे हैं, तो फिर तो ई सिस्टम बहुत अच्छा है। टाइम भी आपका कम कंज्यूम होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी कम से जी कम सर, ये होगी। इसी तरह ही इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे पास इधर पीडीओ में भी, ओमान में, कि जब जी हम लोग एक परमिट अप्लाई करेंगे तो उसमें परमिट में जब हमारा ऐसा कोई काम रहेगा, सेम इसको सर्टिफिकेट्स ही बोलते हैं हम लोग, आइसोलेशन सर्टिफिकेट। जब हम एग्जैक्टली। परमिट के साथ उसको एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे तो वो परमिट भी पेंडिंग में रहेगा, और जब तक वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, लेट्स से वो, हम लोग उसको बोलते हैं अदर कस्टोडियंस, वो जी कस्टोडियन जिस जिस डिपार्टमेंट को जाना है वो डिपार्टमेंट उसको अपने अंडर सुपरविजन में जाके परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आके उसको सिस्टम में शो कर देते हैं। क्योंकि वो सिस्टम जब ऑनलाइन है तो हर एक जगह पे एक्सेस है हर एक डिपार्टमेंट को, तो उनको वो शो हो जाएगा कि यहाँ पे आइसोलेशन हुई है, लोटो हो चुका है, और फिर उसके अगेंस्ट सेम टाइम पे सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, और वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन हमें मिलता है। वो सर्टिफिकेट हम फिर उसको ऑनलाइन उसको लोड करके अटैच करते हैं। देन वो जो कस्टोडियन होता है उस डिपार्टमेंट का हेड, जिसको हम लोग एरिया अथॉरिटी बोलते हैं, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर होते हैं, वो इस चीज को वेरीफाई करने के बाद ये वाले क्रिटिकल परमिट्स को इशू करते हैं, वरना परमिट ही नहीं इशू होते।
इसमें यानी 2-2 3-3 दिन भी लग सकते हैं हमें। जब तक वो चीज फाइनलाइज नहीं होगी वो परमिट ही नहीं इशू हो पाता, उस पर काम तो करना दूर की बात हो जाती है सर। जी सर इस पे एग्जैक्टली। एक और चीज़ है। हम्म। जैसे हमारे पास रिफाइनरी में ये सिस्टम, ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि जैसे मैकेनिकल वालों ने काम करना है या इलेक्ट्रिकल वालों ने काम करना है या एचएससी वालों ने काम करना है, एक दिन पहले जैसे आपने बताया कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, हमने ये इक्विपमेंट पे काम करना है, तो हम जो है ना ये प्रोसीजर हमें ये परमिट से इशू करवाने हैं। नेक्स्ट डे जब वो आते हैं तो जो मैकेनिकल वाले हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं, पहले वो उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे फॉलो होना है, क्या सेफ्टीज हैं। वो अपने लिए भी सेफ्टी फर्स्ट खुद से ये चीज़ें देखते हैं कि भाई हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करवाने हैं या क्या। वो सुपरवाइजर जो होता है वो इस चीज़ का टीम लीडर होता है। और इलेक्ट्रिकल में भी यही होता है कि भाई वो अपना टीम लीडर जो सा होता है सुपरवाइजर, वो इन चीज़ों को पहले अपने टीम के साथ डिस्कस करता है। और यही एचएससी वाले भी हैं कि अगर उनकी टीम इन्वॉल्व है तो वो भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाके ये परमिट इशू करते हैं। जी, इट्स ऑल अबाउट कि आपके लोग कितने ट्रेंड हैं, आप किस कल्चर में काम कर रहे हैं, और क्या आपका जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर मूव कर रही है एक ई परमिट सिस्टम पे, तो अभी लोगों का लेवल, यानी आपके जो वर्क फोर्स है आपने उसको इतना ट्रेंड कर दिया है, उसके इतने हैंड्स ऑन या प्रैक्टिस हो गया। अब हमारे पास जो परमिट चल रहा है इस वक्त वो हम यानी पेपर पे हम सारा परमिट वर्क सिस्टम हमारा इम्प्लीमेंट है, लेकिन पैरेलल में हमने ई परमिट भी लॉन्च किया हुआ है। यानी कि हम अपने लोगों को भी उस पर मूव कर रहे हैं, और जो अच्छा चेंज होता है वो बड़ा ग्रेजुअल और स्लो होता है, और वो आप बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं चेंज को, ना कि ट्रांजिक्ट करते हैं। ट्रांजिक्ट जब आप करते हैं तो लोग बाय फोर्स तो आपकी बात मानते हैं, लेकिन वो सही मानों में इन रियल ट्रू लेटर स्पिरिट उसको कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको उनको ट्रेन करना होता है, एजुकेट करना होता है, और टाइम के साथ उस चीज़ को फिर जब आप डिवेलप कर लेते हैं तो फिर ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं ये बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। बेस्ट वे मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने बिल्कुल इसको ई परमिट पे चेंज कर दिया है, और जब ये सारे काम हो जाते हैं जिस तरह मुदस्सिर बशीर साहब बता रहे हैं, तो बिल्कुल जब वहाँ पे ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर उसका प्रिंट आउट निकल आता है और वो उसी परमिट के साथ अटैच हो जाता है, जो कि अश्योर करता है कि ये सारे काम हो गए हैं, और रिस्पॉन्सिबल लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है सिस्टम में, और इंटर कोरिलेट करता है सबको, जिसकी वजह से सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच जी जी। बिल्कुल सर। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग सेशन में। और इन टच रहें, इसी तरह आई होप सो हम सीखते रहेंगे, और ये सिलसिला सीखने का इसी तरह चलता रहेगा। 14 अगस्त है, आप भी इंजॉय करें। और सर बहुत शुक्रिया आपका, स्पेशली बहुत शुक्रिया सर। बड़ा अच्छा लगा। और मैं यकीन माने जो पहले दिन के सेशन थे उनमें जो चीज़ें आपने बताई हमने आज तक नहीं सीखी थी। अच्छी इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स थी वो स्टार्ट में। और बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ये थैंक यू चीज़ें वेरी करके मच बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर भाई। थैंक इन यू सर, टच रहें थैंक यू। इंशाल्लाह, और अच्छी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर करते रहें ताकि सब मिलके ग्रो भी करें और सीखें भी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।